जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब ऐसे कुछ स्टूडेंट्स की साइड पे बैठ जाइए ताकि नज़र भी तो आए ना, थोड़ा सा और भी उधर हो। आज की मौसम भी काफ़ी अच्छी है, तो मौसम के अच्छे होने के साथ साथ आज की टॉपिक भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रेजल वर्ब्स। अब मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्टली हम फ्रेजल वर्ब की तरफ जाइए ताकि हम उसकी तरफ बढ़े। तो यहाँ पर दो लफ्ज़ है, एक है वर्ब और एक है फ्रेजल। समझ में आ रही है? अब फ्रेजल किसे कहते हैं और वर्ब किसे कहते हैं? फ्रेज तो हम सब समझते हैं और जानते हैं कि फ्रेज एक फ्रेज होता है जो कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट गिव देट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग का। समझ में आ रही है? इसका तर्जुमा मतलब ये हुआ कि एक होता है सेंटेंस और एक होता है फ्रेज। सेंटेंस भी हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है कि जिसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह वगैरह ये चीज़ होती है। इसके अंदर भी ये होता है कि बेसिकली ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। इसके अंदर एक ही जगह पे मतलब प्रीपोजिशन भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है और वर्ब भी आ सकता है, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर हमें मानी नहीं दे रही होती है कि ख़ास इसकी तर्जुमा क्या है। समझ में आ रही है? जब इसके साथ बाकी है से सेंटेंस के मिलते हैं तो तब हमें कोई ख़ास मीनिंग आनी शुरू हो जाती है, समझ में आना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ भी बता दूं कि ऑलमोस्ट ये इनफॉर्मल राइटिंग में आता है, ठीक है, कि ये इनफॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इसको सिर्फ बोलने की हद तक इस्तेमाल की जाती है और ज़्यादातर लिखने की हद तक नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा कि लिखने की हद तक इस्तेमाल नहीं की जाती है, लिखने की हद तक ऑफ कोर्स इस्तेमाल की जाती है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कि इसी चीज़ पर पाबंदी है। लेकिन एक चीज़ है कि याद रख लीजिएगा, इसका इस्तेमाल आपने इतनी ज़्यादा अपनी राइटिंग के अंदर नहीं करना है कि ताकि अगले समझ आगे पढ़ने वाले को समझ में नहीं आए कि मतलब ये लिखा क्या है। और हर लाइन के अंदर अगर दो दो तीन तीन चार चार फ्रेजल वर्ब आप लिखेंगे, हर पैराग्राफ के अंदर आप 50 से ज़्यादा या 50 या 20 या 30 10 फॉर एग्जाम्पल, अभी तो आप लोग बच्चे हो ना, रट्टा आप लगा सकते हो और आपकी दिमाग भी काम कर रहे हैं, समझ में आ रही है। और आप लोग बैठ गए ना, मतलब बहुत सारे हैं फ्रेजल वर्ब। ये जो बोर्ड पे मैंने मिसाल लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं, ये आज मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम फ्रेजल वर्ब्स अपनी लिखाई में लाए ना, लाइए, लेकिन वो लाइए कि जो आम तौर पर सोसाइटी के अंदर मशहूर है और हर किसी को आते हो समझ में और समझते हो उनकी मीनिंग को, आप उनकी लिखने की कोशिश करें। ये ना कर लिया करें कि जिस किस्म की भी फ्रेजल वर्ब आपके दिमाग में आया और आपने नीचे लिख दिया, ठीक है। मतलब इसी चीज़ को ना बिल्कुल अवॉइड करना है और ना अपने दिमाग पे इतना चढ़ाना है कि आप हर लफ्ज़ के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर, हर राइटिंग के अंदर, ग्रामर पढ़ने का मकसद यही होता है कि आप इतने क्रिएटिव बन जाओ, इतने क्रिएटिव बन जाओ कि हर वो चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो आप कलम की नोक पे लिख सको। समझ में आ रही है? एग्जाम के अंदर बैठे हो, जिस चाहे बोर्ड टाइप के एग्जाम्स है, कम्पिटेटिव एग्जाम्स है, CSS है, PMS है और स्कॉलरशिप्स है, मतलब जिस किस्म की एग्जाम हो उसी के अंदर बैठ जाइए, ठीक है। आजकल इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं, क्या क्यों नहीं? क्योंकि ChatGPT आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया ना, उससे कम। लेकिन आप लोगों की एग्जाम आपकी जगह पे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बैठ सकती ना कि वो बैठ सकती है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, इसका मतलब ये हुआ कि आप वो CSS एग्जाम नहीं दोगे, PMS एग्जाम नहीं दोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, इसका मतलब ये हो कि आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया नहीं जाओगे, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अचीव नहीं करोगे, आप स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, क्या आप बोर्ड एग्जाम नहीं दोगे? देना चाहते हो ना, आप अच्छी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर वहां पर आपकी इंग्लिश मैटर करती है। अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद क्या वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके बैठ जाती है आपकी जगह पे एग्जाम देती है? कौन देता है? आप ही देते हो ना। आपके दिमाग के अंदर नहीं करना, आराम से बैठ जाओ, इसको बैठा यार, उधर साइड पे बैठ जाओ, उधर साइड पे बैठ जाओ। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर ना क्या
एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और बीएस कर रहे हो इसी दौरान। बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सख्त चीटिंग नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा चीज तो नहीं कि आपके दिमाग के अंदर डाले और आपके अंदर अचानक एकदम पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ग्रामर के कंडीशनल सेंटेंसेस, फिर बाकी एडवांस लेवल स्ट्रक्चर्स वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपके दिमाग में आए और आप लिखना शुरू कर दो। ऐसे कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आप मेहनत करोगे, लिखोगे, तब आपका पोजीशन आएगा, तब आपका नाम होगा, तब आप क्रिएटिव समझे जाओगे, तब आप कुछ करोगे ना। तो इसलिए ना फ्रेजल वर्ब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। यानी ये वो फ्रेजेज है जो वर्ब से मिलकर बनते हैं। किस चीज से? जो वर्ब से मिलकर बनते हैं। मतलब ये फ्रेजल वर्ब है तो बगैर वर्ब के इसका कोई वजूद नहीं। अब वर्ब के हमारे पास बहुत सारे केस में है, स्टेटिव वर्ब है हमारे पास, मॉडल वर्ब है वगैरह वगैरह ना। अगर ये मिलता है तो कौन से वर्ब से मिलकर बनते हैं ये? एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स की भी हमारे पास 3 फॉर्म्स है बेसिकली ना, बड़े बड़े। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यही है ना। तो अभी क्या ये थर्ड फॉर्म से मिलकर बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मिलकर बन सकते हैं। दूसरे से भी बन सकते हैं, तीसरे से भी बन सकते हैं। ये वाहिद एक ऐसी चीज है कि कई किसी फॉर्म के साथ भी मिलकर बन सकते हैं। जी, ING के साथ हाँ बन सकते हैं। आप चौथी फॉर्म के साथ भी ये बन सकते हैं। समझ में आ रही है ये बात? आपकी समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी बात, जब वर्ब की एक मानी है, फॉर एग्जाम्पल गिव, गिव का क्या तर्जुमा है? देना। जब इसके साथ कोई प्रीपोजिशन मिला तो क्या तर्जुमा हुआ? छोड़ना। मतलब यह है कि जब इसके साथ मेन एक्शन वर्ब के साथ कोई और वर्ब मिल जाए, कोई और वर्ड मिल जाए, जैसे हमारे पास एडवर्ब हो या प्रीपोजिशन हो, तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमारे पास सबसे पहले किस्म है वो ये है कि वर्ब प्रीपोजिशन। क्या है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। वर्ब जब प्रीपोजिशन के साथ आता है वो कैसे आता है? जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास एक पहले फ्रेजल वर्ब, लुक आफ्टर। क्या? लुक आफ्टर। लुक हमारे पास एक्शन वर्ब है कि नहीं है? एक्शन वर्ब है ना, एक्शन वर्ब हुआ। और आफ्टर प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन है ना, ये एक प्रीपोजिशन हुआ। ये दो आपस में मिले और इन्होंने क्या बनाया? ये फ्रेजल वर्ब बना कि नहीं बना? फ्रेजल वर्ब बना। तो इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा ये किया जाता है टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ। अब टू टेक केयर ऑफ आफ्टर लो का क्या तर्जुमा है? देखना के लिए इस्तेमाल होता है ना, कि देखना, मैं देखता हूँ, वो देखता है, ये देखता है, ठीक है। आफ्टर का बाद में तर्जुमा तो ये होना चाहिए कि क्या? बाद में देखना, या बात को देखना, या पीछे देखना, या बाद प्रीपोजिशन है तो जगह के बारे में पीछे को देखना वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पर कहते हैं टू टेक केयर ऑफ, किसी चीज का, किसी का ख्याल रखना। जब लुक आया, लुक आफ्टर जब एक साथ आए, क्या? लुक आफ्टर, जब लुक आफ्टर एक साथ आए तो क्या तर्जुमा बना? टेक केयर ऑफ, किसी चीज का ख्याल रखना। समझ में आ रही है? जैसे मैंने यहां पर एक मिसाल भी पेश की है, जैसे कि शी लुक आफ्टर, वो शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, वो ख्याल रखती है, क्या करती है? वो ख्याल रखती है, क्या करती है? ख्याल। शी लुक्स आफ्टर, वो ख्याल रखती है हर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई का। अब इस लो का सेकंड फॉर्म क्या है? लुक की सेकंड फॉर्म क्या है? लुक की मैं सेकंड फॉर्म यहाँ पर ले देता हूँ। इस जगह को मैं थोड़ा सा खाली कर लेता हूँ ताकि एग्जाम्पल लुक लो। शी, देखिए सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा हूँ। शी लुक्ड, ओ सॉरी, लुक्ड शी लुक्ड आफ्टर हर यंगर
ब्रदर, ठीक है ब्रो। शी लुक आफ्टर, यहाँ पर कॉमा डालना है, ठीक है, फुल स्टॉप आपने जरूर डालना है। शी लुक आफ्टर, उस एक लड़की ने ख्याल रखा है। पास्ट तक बात पहुंच गई ना, पहुंच गई ना। अभी देखिए, शी हैज लुक्ड आफ्टर हर ब्रदर। अब क्या तर्जुमा हुआ? शी हैज, ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज लगता है ना परफेक्ट के अंदर, आई भी के साथ है। शी हैज, वो ख्याल रख चुकी है, वो ख्याल रख चुकी है, ठीक है, वो ख्याल रख चुकी है हर ब्रदर, अपने भाई का। समझ में आया कि नहीं आ रहे? समझ में आ रही है ना बात? इसको मिटा लो। अभी हम इसकी नेगेटिव बनाते हैं कि नेगेटिव में ये कैसे बनता है, डिटेल में चीजों को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि शी, हम डज नॉट इस्तेमाल करते हैं ना नेगेटिव के अंदर। शी डज नॉट लुक आफ्टर यू, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है। समझ में आ रही है बात? वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है। अभी देखिए, इसी डस को स्टार्ट में ले आओ तो क्या बन जाता है? डस शी नॉट लुक आफ्टर यू, क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है? इस्तेमाल करते हैं ना कि नहीं इस्तेमाल करते हैं? और फिर हम इसको वहां पर कैसे इस्तेमाल करते हैं? पास्ट के अंदर, डिड शी नॉट लुक आफ्टर यू, क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है? क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है? नहीं है, रखती है, डिड रखती है। डिड माने गुजरे हुए जमाने में ना। हमने कहा शी वेंट, वो गई है ना, वो चली गई है ना, यही बोलते हैं ना। रखती है, रखी है, रखी है कर लेते हैं, और रखी कर लेते हैं। क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है? रखती है करते हैं यार। अब प्रेजेंट के अंदर तो आता है, लेकिन मतलब ऐसे ही कर लेते हैं, ख्याल नहीं रखती है। पास्ट के अंदर कैसे करते हैं? रखती थी। हाँ ये भी आता है, लेकिन मसला ये है कि मैं कहता हूँ प्रेजेंट के अंदर, मैं कहता था, जब था आ जाए ना तो था हम हमेशा के लिए याद रखे पास के अंदर, ठीक है। कहता ता भी सही है, वो क्या आपकी ख्याल नहीं रखती थी, ये भी सही है, ठीक है। काया है, हाँ इस तरह भी इस्तेमाल होता है ना कि मैंने काया है, मैं पिया हूँ, मैं सोया हूँ, मैं उठा हूँ, मैं जागा हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पर सिर्फ अलीफ आती है, तो ठीक है, इसी सेंस में हम ते इस्तेमाल कर लेते हैं कि ताकि हमें और भी ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या वो आपकी ख्याल नहीं रखती थी? शी डिड नॉट। तो बेसिकली जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को कि नहीं आ रही है? बाकी ये जो ट्रांसलेशन है फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश एंड फ्रॉम उर्दू इनटू, या फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। हम पता है यहाँ पर गर्क क्यों हुए हैं अभी तक? समझ में आ रही है? हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह कौन सी है? समझ में आ रही है क्या है? वो वजह यह है कि हम कई किस्म के लिटरेचर के अंदर फंस चुके हुए हैं। बचपन से हम पश्तो सीखते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर हम अरेबिक सीखते हैं, क्योंकि अरेबिक के अंदर हमारी कुरान मजीद है, नमाज है, ईटीसी। वो याद करते हैं कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, ये चीज़ें ना याद करते थोड़े से मुश्किल होते हैं ना पहली बार। फिर थोड़े से जब बड़े होते हैं, स्कूल में आते हैं, फिर उर्दू हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है, उर्दू हमें समझ में नहीं आती। फिर जब उर्दू को सीख जाते हैं, फिर इंग्लिश ऊपर से सर में आटा पक पड़ती है, फिर इंग्लिश के पीछे लग जाते हैं। मतलब ये हमारी आधी जिंदगी इसी चीज़ों के पीछे लग जाती है, सीखते 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 सीखते। बट बियर विद मी, ठीक है। ये बिलीव के ऊपर का कुछ दिन पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी ना, हमने कहा था कि वो बिलीव यू या बिलीव इन यू वगैरह वगैरह यही कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो बिलीव इन, ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। ये बिलीव हमारे पास एक वर्ब है क्या? नहीं है, एक्शन वर्ब है ना।
एक्शन वर्ब है ना, और इन हमारे पास एक प्रीपोजिशन है कि नहीं है, एक प्रीपोजिशन है ना, तो ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब बना। और जब ये दो, बिलीव का मतलब क्या है, यकीन रखना, क्या बिलीव का मतलब है कि यकीन करना, क्या करना, यकीन करना, किसी चीज के अंदर यकीन करना। समझ में आ रही है? जब ये दोनों एक साथ मिल गए, बिलीव इन बना, तो इसका तर्जुमा क्या बना, टू हैव फेथ इन, यानी मतलब ईमान रखना। ईमान रखना, यकीन करना कोई और दो अलग अलग चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ जी जाइए जाओ, अगर मैं कहूँ कि मैं आप पर यकीन करता हूँ, इसका मतलब तो ये नहीं कि मैं आप पर ईमान लाता हूँ। ईमान लाने में, फेथ रखने में फर्क है ना हमारे पास। तो बिलीव इन मतलब ये है कि आप किसी पर ईमान रखते हैं, क्या करते हैं, किसी के ऊपर आप ईमान रखते हैं, इसके लिए बिलीव इन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम जरूर वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर ये है हमारे पास, आई बिलीव इन यू, मैं तुम्हारे अंदर यकीन रखता हूँ, ठीक है, बिलीव इन यू। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखी गई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किताब से एग्जाम्पल ली है, तो ये तो अंग्रेज ने लिखी है ना, तो अंग्रेज के लिए ये चीज तो मैटर नहीं करता कि मतलब वो किसी पर यकीन रखती है कि नहीं रखती। समझ में आ रही है? अगर आप भी किसी को ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन रखता हूँ, ठीक है, तो यकीन रखते हो, इतिबार करते हो, न कि आप उसी के ऊपर ईमान रखते हो, ईमान तो नहीं लाते ना उसी के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर ये फेथ के लिए भी इस्तेमाल होता है, और किसी के ऊपर जब आप डीप यकीन रखते हैं तो वहां पर भी उसके लिए इस्तेमाल होता है। और एक ही तर्जुमा तो ये है कि बिलीव यकीन रखना, सिंपली, ठीक है, लेकिन बिलीव यहाँ पर बहुत ज्यादा वो इतिबार हो जाना, यकीन हो जाना। इन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि बिलीव, बिलीव इन यू, क्या, बिलीव इन यू, मैं तुम पे इतिबार करता हूँ, यकीन करता हूँ। मैं इतिबार करने के तर्जुमे में इसको बोलिएगा, ठीक है, कि मैं तुम पर इतिबार करता हूँ, डीपली इतिबार करता हूँ, ठीक है, यकीन करता हूँ, ईमान के लिए नहीं। जब हम खुदा के लिए बात करते हैं कि आई बिलीव इन गॉड, में खुदा पे ईमान रखता हूँ, फिर ईमान की चीज को वहां पर आप इस्तेमाल कर ले, ठीक है। तो इसकी भी नेगेटिव पॉजिटिव ये फॉर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास डज शी बिलीव इन हर, क्या वो एक औरत उसी एक औरत पर बिलीव, यकीन रखती है कि नहीं रखती? समझ में आ रही है? अच्छा, डू यू बिलीव, बिलीव इन मी, क्या तुम मुझ में यकीन रखती हो कि नहीं रखती? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या तुम मुझ में यकीन रखती हो कि नहीं रखती, या यकीन रखते हो या नहीं रखती? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यहाँ पर इसको ये कैसे में इस्तेमाल, और इस तरह हमारे पास है टॉक अबाउट, किसी चीज के बारे में, टू डिस्कस, किसी चीज को हम जब डिस्कस करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर। समझ में आ रही है? लेट्स टॉक अबाउट योर आइडियाज। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मुझे कार लेनी है, आई थिंक वी नीड टॉक अबाउट दी कार, जिस कार को तुम ले रहे हो हमें चाहिए कि हम उसी के बारे में बात करें, ठीक है, समझ में आ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ लड़ रहे हो, वी नीड टॉक अबाउट हिम, हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए। वी नीड टॉक, वी कैन सॉल्व, वी एक प्रॉब्लम है, एक मसला है जो हल नहीं आ रहे, तो आप कह सकते कि वी नीड, हमें बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए है, यू टॉक्ड अबाउट द इशू, तुम्हें बात करना चाहिए था, मतलब ये है यू टॉक्ड। अभी इसको हम ऐसे कर सकते, मैंने तो यहाँ पर नीड इस्तेमाल कर दिया, she talked about the game, उसने बात की है किस चीज के बारे में, गेम के बारे में। she talked about you, उसने बात की है किसके बारे में, तुम्हारे बारे में। they talked about her, इन्होंने बात की है उनके बारे में। समझ में आ रही है? इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आप खुद बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास है डिपेंड्स ऑन, क्या है, डिपेंड ऑन, टू रिले ऑन, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाना। समझ में आ रही है? किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाना, इन्हिसार करना, यही है।
बिल्कुल। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। अभी ये जो हमारे पास है कि हम कहते हैं ना कि इसलिए हमारे पास तरबूज नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी मौसम नहीं आया, ठीक है। हम समटाइम्स इस्तेमाल करते हैं कि यू कैन नॉट टॉक, ये सेंटेंस बनाते हैं, यू कैन नॉट टॉक बिकॉज यू आर स्टिल डिपेंड बिकॉज यू आर स्टिल डिपेंड ऑन योर फादर। तुम बात ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टॉक, तुम नहीं बोल सकते इसलिए कि तुम अभी तक भी अपने बाप पे इन्हिसार करते हो, ठीक है। समझ में आया? तो डिपेंड ऑन हमारे पास एक क्या है, एक क्या है, फ्रेजल वर्ब में से आता है। और वेट फॉर टू स्टे अनटिल थिंग हैपन्स, कहते हैं कि वेट फॉर तब इस्तेमाल होता है कि जब तक कुछ हुआ ना हो। जैसे वेट फॉर दी बस, मैं तब तक इंतजार करता हूँ बस के लिए कि जब तक वो आ नहीं जाता। आई वेट फॉर योर कॉल, आई वेट फॉर योर कॉल, मैं इंतजार करता हूँ तुम्हारे कॉल के लिए जब तक तुम मुझे कॉल कर न लो। आई वेट फॉर योर आई वेट फॉर योर फ्रेंड्स, मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारे दोस्त नहीं पहुंच जाते। समझ में आ रही? आई वेट फॉर, ये तो बहुत ही सिंपल है, फॉर हम इस्तेमाल करते हैं ऑलमोस्ट हर जगह में। तो गर्मी भी बढ़ गई ना थोड़ी बहुत, ये नहीं बढ़ी? हाँ, इसको भी मिटा लो ना, ठीक है। अच्छा, गिव अप, ये ऊपर हमने क्या पढ़ा है, प्रीपोजिशन के साथ पढ़ लिया था ना कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हो। यहाँ पर वर्ब प्लस एडवर्ब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब प्लस एडवर्ब की बात कर रहे हैं। किस चीज? एडवर्ब की बात। अब हमारे पास यहाँ पर एक वो है, फ्रेज है जो जिसको हम क्या कहते हैं, गिव अप। क्या करें? गिव अप। ज्यादातर इसमें प्रीपोजिशन भी है और इसका एडवर्ब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप प्रीपोजिशन और एडवर्ब को काफी डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब है हमारे पास की प्रीपोजिशन। समझ में आ रही है? ये बेसिकली है प्रीपोजिशन, हमारे पास प्रीपोजिशन है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये यहाँ पर वर्ब एडवर्ब इनका काम ही तो एक ही होता है। समझ में आ रही है? मानी एक ही होता है। तो कहते हैं कि गिव अप, छोड़ दीजिएगा इसे। टू स्टॉप ट्राइंग का मतलब ये है कि टू स्टॉप ट्राइंग, बस छोड़ दे इसी चीज़ को, आप मजीद और ट्राई नहीं करना, कोशिश नहीं करना, बस आपकी कामयाबी की उम्मीद यहाँ पर ख़त्म हो गई है, कामयाबी की उम्मीद आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। कहते हैं ही गिव अप स्मोकिंग, उसने छोड़ दिया है क्या? स्मोकिंग को, ठीक है। हम पूछ सकते हैं कि डज ही गिव अप स्मोकिंग, क्या उसने छोड़ दिया है स्मोकिंग? समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म बना लेते हैं, ही गेव अप द वाटर, उसने पानी को छोड़ दिए हैं, मतलब बस फ्रेश बोले। ही डज नॉट, ही यू हैड गिवन अप द गेम, यू हैड गिवन अप द गेम, तुम गेम को छोड़ चुके थे बड़ी ये मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर बात जब करनी हो हमने, एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट पे पास्ट हो, लंबी पास्ट की बात हो। तो समझ में आ रही है ये चीज़? आसान है मेरे ख्याल से, इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन जब ये इसलिए पढ़ते हैं और पढ़ाए जाते हैं कि ताकि आप लोग जब रीडिंग करो तो रीडिंग करते वक्त ये चीज़ें आपको परेशान ना करें।
यही वजह होती है ना कि ये चीज़ें बीच में आ जाती है, घुस जाती है, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप उसे छोड़ देते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? लेकिन ज्यादा नहीं लिख सकते, क्या मतलब आपने बस सारे ये एक जगह में उठा के सामने लिख दिए। आपने कोई ऐसा पैराग्राफ बनाया है कि मतलब जितनी ज्यादा 50 फ्रेजल वर्ब उठा के आपने लिख दिए, ये ना करें। ठीक है, तो ये स्टॉप क्या हमारे पास हो गया। और उसके बाद है टेक ऑफ, टू लीव द ग्राउंड। अच्छा, टेक ऑफ का मतलब ये है कि बस आप छोड़ दीजिएगा, द प्लेन टोक ऑफ, के छोड़ दीजिए, द प्लेन टोक ऑफ, प्लेन को बस ख़त्म कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। ठीक है, टू लीव द ग्राउंड, टू लीव द ग्राउंड का मतलब ये है कि बस वो भाग गया है, समझ में आ रही है? उसने हार मान लिया है, यही तर्जुमा किया जाता है। जैसे कि दे प्लेन, दे टोक ऑफ वाट, दे टोक, ये मैं पास के अंदर बना रहा हूँ, दे टोक ऑफ देयर क्लेम्स, इन्होंने अपने क्लेम्स वापस ले लिए। ठीक है, समझ में आ रही है? दे टोक ऑफ देयर वर्ड्स, यू टूक ऑफ योर वर्ड्स, यू टूक ऑफ योर वर्ड्स, तुमने वापस कर लिए हैं, तुमने और मतलब वापस कर लिए हैं, ले लिए हैं, तुम पीछे हो गए इस चीज़ से, अपने अल्फाज से जो तुमने किया था। गो ऑन इस्तेमाल होता है कि मतलब कंटिन्यू करना किसी चीज़ को, समझ में आ रही है? तो इसीलिए कैसे इस्तेमाल होता है, प्लीज़ गो ऑन विद योर स्टोरी। एक बंदा है कि वो कहानी शुरू कर रहे हैं, बीच में रुक गया, तो हम उसको कह सकते हैं कि गो ऑन, डायरेक्ट यहाँ पर गो ऑन विद योर स्टोरी, ये भी लिख सकते हैं। गो ऑन यानी मतलब जारी रखना, गो ऑन योर वर्क, ठीक है। और कंटिन्यू, टू कंटिन्यू मतलब यहाँ पर कैरी ऑन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए हम एक और भी इस्तेमाल करते हैं, कैरी ऑन, जारी रखना। कभी सुना है कैरी ऑन? कैरी ऑन जारी रखना, तो गो ऑन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, शी मस्ट कैरी ऑन, उसे ज़रूर, ओ सॉरी, शी मस्ट गो ऑन, उसे ज़रूर जारी रखना चाहिए था, ऑन दी लास्ट स्टेज, आखिरी स्टेज पे उसे ज़रूर जारी रखना चाहिए था, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए था। गो ऑन, यू मस्ट गो ऑन, दे मस्ट गो ऑन, मतलब इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं अगर बनाने पे आ जाए। ठीक है, अच्छा, गो ऑन ब्रिंगिंग, क्या? हाँ, ठीक है, समझ में आ रही है? गो ऑन ब्रिंग विद वाटर, ठीक है, गो ऑन जारी रखिए, ब्रिंगिंग द वाटर, पानी लाने को, पानी जो ला रहे हैं इसको। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि गो ऑन, गो ऑन जारी रख लीजिएगा, क्या? योर स्टडीज, अपनी पढ़ाइयों को, समझ में आ रही है? उसके बाद है शो ऑफ, टू अपेयर, जाहिर होना, क्या? जाहिर होने के लिए इस्तेमाल है। शी शोड अप लेट, वो बहुत ज़्यादा लेट जाहिर हुई। द नोकिया मोबाइल, द नोकिया न्यू एडिशन, एडिशन का क्या स्पेलिंग? ए डबल डी, हाँ, द नोकिया न्यू एडिशन शोड अप, क्या? शोड अप वेरी लेट, नोकिया की जो न्यू एडिशन थी उसको बहुत ही लेट इन्होंने शो कर दिया। ठीक है, यू शोड अप, देखिए मैं सिंपल पास्ट, यू शोड अप ऑन स्टेज, तुम जाहिर हुए कहाँ पर?
स्टेज पे, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, रन आउट, टू मूव कहते हैं कि टू हैव नो मोर लेफ्ट, ठीक है। मतलब ये है टू हैव नो मोर लेफ्ट, तो मतलब पीछे कुछ भी ना छोड़ा हो, भाग भाग के कर रहे हो, ठीक है, जो कुछ भी कर रहे हो। वी रन आउट ऑफ मिल्क, हम भाग गए, हम पीछे हट गए, हमने छोड़ दिया, क्या? हमने छोड़ दिया किस चीज को? मिल्क को, दूध को। दे रन आउट ऑफ वाटर, अब बुक, वो बुक से पीछे हट गए, ठीक है। तरावी, हाँ, गिव अप यानी छोड़ना, रन मतलब बस ख़त्म कर लेना, जाना नहीं वहाँ पर। इसकी ऑलमोस्ट मीनिंग एक ही जैसे टू हैव नो मोर लेफ्ट। टू हैव नो मोर लेफ्ट का मतलब ये है कि बस आपके पास कुछ भी ना रहे, मतलब कोई ऑप्शन भी ना रहे करने के लिए। समझ में आ रही है? तो उसके लिए हम रन आउट कहते हैं। या किसी चीज़ से बहुत दूर चले जाना, किसी चीज़ से बहुत दूर भागना। एक दुश्मन है, दुश्मन से आप बहुत दूर जाना चाहते हैं, बस कह देते हैं कि आई रन आउट फ्रॉम यू, मैं तुमसे बहुत दूर आ गया हूँ, ठीक है। समझ में आ रही है? ठीक है, मैं तुमसे बहुत दूर आता हूँ। यहाँ पर रन फर्स्ट फॉर्म में है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? रेन है ना। आई रेन, आई रेन आउट फ्रॉम यू, मैं तुमसे बहुत दूर आ गया हूँ। समझ में आ रही है? अब मुझे तुम्हारी बात की कोई फिक्र ही नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या चल रहे क्या नहीं चल रहे। समझ में आ रही है मेरी बात? हम्म, लेफ्ट, यहाँ तक ये बात समझ में आई? ये लास्ट वाली थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की कोशिश करें। ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड है हमारे पास? ये इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें हमारे पास एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। यानी मतलब ये दोनों एक साथ आकर इसके साथ क्या कर रहे हैं? अब प्रोवर्ब बना रहे हैं, ठीक है। कि अब ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब है, विद हमारे पास आप प्रीपोजिशन है। तो इसका तर्जुमा बनता है कि टू अवॉइड पनिशमेंट, क्या? टू अवॉइड पनिशमेंट। सबसे पहले हम जाते हैं इसकी जब हम सेंटेंस लिखेंगे पास के अंदर, प्रेजेंट के अंदर, यहाँ पर तो हमने एक एग्जांपल लिखी है, ही गॉट अवे विथ चीटिंग, ठीक है। कि मतलब वो जब चीटिंग के साथ पकड़ा गया तो उसको छोड़ दिया। मतलब ये है टू अवॉइड पनिशमेंट, के बस पनिशमेंट को ख़त्म कर जाना, मतलब पनिशमेंट नहीं करना, इसको पनिशमेंट नहीं मिला ना। तो अवॉइड का मतलब तो ये है कि ख़त्म कर जाना, पनिशमेंट सज़ा को नहीं मिला। ही गॉट अवे विथ चीटिंग, मतलब वो जो चीटिंग कर रहा था तो उसके साथ उसको नहीं छोड़ दिया उसको। समझ में आ रही है? चीटिंग करते हुए कोई सज़ा नहीं, मतलब चीटिंग के लिए उसको सज़ा नहीं हुई। समझ में आ रही बात? हम जैसे कि आई गॉट, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म है ना गेट, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? आई गॉट अवे विद, विद क्या? आई गॉट अवे विद, हाँ, नहीं, आई गॉट अवे विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों समेत सजा से बच गया। समझ में आ रही है? आई गॉट अवे विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों समेत मैं सजा से बच गया। समझ में आ रही है? शी गॉट अवे विद किलिंग टू मैन, समझ में आ रही है? किल टू मैन, शी गॉट अवे, दूर चली गई, किलिंग का हमारे पास जरंड एज अ नाउन की जगह पे आया, तो वो बंदों को मारने के साथ साथ ही तो वो दो बंदू से मतलब वो सजा से बच गई। समझ में आ रही है? बंदू को मारने वाले, हाँ, बदमाश थी, हाँ हाँ।
अच्छा, कम कम अप विद, ये यहाँ पर अप हमारे पास प्रीपोजिशन और ये हमारे पास प्रीपोजिशन और ये हमारे पास क्या है प्रीपोजिशन, और दोनों इस्तेमाल होते हैं, मतलब एडवर्ब भी इस्तेमाल होते हैं और ये क्या इस्तेमाल होते हैं। अप हमारे पास प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल होता है, एडवर्ब भी इस्तेमाल होता है, और ये विद हमारे साथ क्या है प्रीपोजिशन है, जगह बताते हैं कि विद दीवार, इन दीवार के साथ। समझ में आ रही है? इसी को फिर डिटेल में कभी पढ़ेंगे हम जब इसका नंबर आएगा। समझ में आ रही है? मतलब एक चीज़ को डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह देता कि ठीक है आपकी ग्रामर ख़त्म हो गई, तो कल इसी चीज़ को आप लोग तो देखते ना कहीं पर, तो कहीं पर देखते ना तो आप कहते कि सर ये कैसे कंप्लीट हुआ हमारा ग्रामर सेशन, कैसे कंप्लीट हुआ कि अभी तक हमें फ्रेजल वर्ब नहीं आ रहे ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमने पढ़ ली है, समझ में आ रही है? मॉडल वर्ब्स हो गए, फिर इसका इस्तेमाल, लिंकिंग वर्ब वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसे तर्जुमा है कि थिंक ऑफ एन आइडिया, टू थिंक ऑफ एन आइडिया, एक नई सोच लेकर आना, एक नई आइडिया लाना, एक नया गौर फिक्र करना, तसव्वुर करना। टू थिंक ऑफ एन आइडिया, शी केम अप विद अ सोल्यूशन। देयर इज अ प्रॉब्लम, यहाँ पर एक प्रॉब्लम, कहते हैं कि वो एक नई सोल्यूशन के साथ आई, एक मसला था कि जिसकी उसने एक नया सोल्यूशन निकाला। समझ जा रही है? देयर इज नो बॉय दैट हो क्या है, कम विद, क्या है, कम अप विद न्यू आइडिया। यहाँ पर कोई भी ऐसा लड़का नहीं है कि वो किसी एक नए आइडिया के साथ आ जाए। ठीक है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह केम अप विद न्यू आइडिया इन बैतुल हराम। रसूल सल्लम एक नए आइडिया के साथ कहाँ पर आए? बैतुल हराम के अंदर आए। कि जब कहा सारे ट्राइब्स को कि आप इनके हर कॉर्नर को पकड़ेंगे ताकि क्या हो जाए, मतलब लड़ाई ना हो आपके बीच में, और सब ने फिर ब्लैक स्टोन को, हजर असवद को उसी जगह पे रख दिया कि जहाँ उसी जगह। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं सोचता हूँ इतनी ज़रूरी भी नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कि सिर्फ आपको पता चल रहा हूँ कि मतलब ये हमारे पास क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। समझ में आ रही है? अच्छा, लुक फॉरवर्ड टू, ये है हमारे पास। फॉरवर्ड हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन है ना। तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास एडवर्ब भी है। ठीक है? एडवर्ब है, दोनों आ गए हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कि क्या है, टू एंटिसिपेट हैपनिंग। ठीक है? आई लुक फॉरवर्ड टू दी वीकेंड, मतलब एक चीज़ है कि जो जिसको आप खुशी से, जिसके लिए इंतज़ार कर रहे हो। समझ में आ रही है? जिससे कि आई लुक फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉर द मैरिज, आई लुक फॉरवर्ड टू। अच्छा, ये दोनों भी अगर अलग आ जाए ना, आई लुक फॉरवर्ड, तो इसका भी तर्जुमा यही होगा कि क्या होगा, एंटिसिपेट हैप्पीली के, ताकि किसी चीज़ के अंदर आप एंटिसिपेशन करना चाहते हो, शामिल होना चाहते हो खुशी के साथ ना। आई लुक फॉरवर्ड फॉर माई ब्रदर मैरिज, मैं अपने भाई के शादी के लिए खुश हो रहा हूँ, मैं उसमें शामिल होगा। ठीक है? तो ये इसी तर्जुमे के अंदर शामिल होता है। पुट अप विद, पुट अप विद, टू टोलरेट, किसी चीज़ को के नॉट अप विद द नॉइज,
आई कैन नॉट पुट अप विथ द नॉइज। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट स्टे, आई कैन नॉट पुट अप, और क्या है, विद द नॉइज इन दिस रूम। मैं इस कमरे में इस नॉइज के साथ नहीं रह सकता। समझ में आ रही है? अच्छा, यू कैन पुट अप with these people। आप इन लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं। समझ में आ रही है? तो फवाद आपको नींद आ रही है? क्यों? रन आउट ऑफ, टू यूज ऑल ऑफ समथिंग, वी रन आउट ऑफ गैस। हम तमाम के तमाम जितने भी थे, टू यूज ऑल ऑफ समथिंग, रन आउट ऑफ गैस। रन आउट ऑफ गैस का मतलब नहीं कि हमने गैस के लिए तमाम हर वो चीज़ इस्तेमाल कर लिया जो हमें ज़रूरत है। समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत ही इसका आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? फ्रेजल वर्ब थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? बस ये एक ज़रूरत आप कि हम इसे, और कल जो हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये सब चीज़ें समझाई है, वो याद है कि नहीं? ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं? ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, वो वर्ब जो हमसे सब्जेक्ट चाहती हो, सॉरी ऑब्जेक्ट जो चाहती हो, ठीक है। जैसे हमारे पास है गिव, और क्या हमारे पास राइट, ठीक है। हमारे पास और क्या है? कैरी, कैरी क्या है? शी कैरीज वाटर, वो पानी लाती है हमारे पास। ये फॉर एग्जाम्पल, अब हम अगर हमें ये अप इसके साथ लिख लिया ना, इसके साथ हमने अप लिख लिया, तो इसी को कि शी गिव्स, शी गिव्स अप। समझ में आ रही है? शी गिव्स अप क्या? शी गिव्स अप कोको, शी गिव्स अप, उस एक औरत ने छोड़ दिया किस चीज को? शी गिव्स अप, उस एक औरत ने छोड़ दिया है ना, किस चीज को छोड़ दिया? कोक बोतल को छोड़ दिया ना, कोल्ड ड्रिंक्स को। तो इसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहा ना, तो हम कह सकते कि ये हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। अगर ऐसे कोई वर्ब हो, ऐसे कोई ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब हो जो ऑब्जेक्ट नहीं चाहता, तो हम उसे क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। मेरे ख्याल से इतना काफी था ना। ठीक है, तो कितने क्या टाइम हो रहा है?